जी, हमारी आज की जो क्लास है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड लाउडनेस ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स के मैंने डिस्कस किया था और अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं उसकी बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पिच, देखिए पिच का मतलब क्या होता है। पिच जो होता है बेसिकली ये डिस्टिंग्विश करता है कि श्रिल और ग्रेव साउंड में। साउंड जो है, कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो बहुत बारीक होती है, कुछ साउंड ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ या लाउड उसमें ज़्यादा होता है। तो ये भी एक लाउडनेस ऑफ साउंड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है कि बेसिकली पिच का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बॉडी जिसके अंदर हम ये देखें कि अगर वो बॉडी उसकी साउंड जो है वो बहुत जो है वो श्रिल है या ग्रेव है, यानी बहुत जो है वो बारीक है या बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी आवाज़ है। तो इस किस्म की आवाज़ के जो है साउंड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो जो है वो प्रॉपर्टी कहलाता है, उसको हम कहते हैं पिच। तो बेसिकली सिंपल बस ये याद रखें कि पिच का मतलब होता है कि ये जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस की, जिसमें हम बेसिकली साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सी आवाज़ जो है साउंड जो है वो श्रिल है यानी बारीक है और कौन सी आवाज़ जो है वो ग्रेव है यानी कि बहुत मोटी आवाज़ है। तो बेसिकली पिच का काम ये होता है, ठीक है। इसी तरह एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक और भी होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी, देखिए क्वालिटी के अंदर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ये भी क्वालिटी ऑफ साउंड के ही अंदर हम देखेंगे इसको, और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस के अंदर आता है। देखिए याद रखिएगा कि हम ये देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि अगर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर जो है वो दो शख्स हैं, एक जो है वो गिटार बजा रहा है और दूसरा जो है वो ड्रम बजा रहा है, और हम कमरे के अंदर नहीं है, हम कमरे से बाहर हैं। तो देखिए कितने, हालांकि वो साउंड जो है अगर वो मिसाल के तौर पर वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो, और फिर भी हम क्या करते हैं कि अगर हम बाहर होते हैं कमरे से तो फिर भी हम आवाज़ को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी आवाज़ जो है वो गिटार की है और कौन सी आवाज़ जो है वो बहरहाल ड्रम की है। तो इस किस्म की क्वालिटी को कि जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं आवाज़ को, तो बेसिकली वो भी लाउडनेस की एक प्रॉपर्टी होती है साउंड के लिए, और वो कहलाता है क्वालिटी। तो देखिए पिच के अंदर मैंने आपको बताया कि सिंपल ये बारीक और मोटी आवाज़ के दरमियान डिस्टिंग्विश करता है, और क्वालिटी की हमने बात की कि जैसे अगर हम दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होने वाली साउंड को आसानी से अंदाज़ा कर लेते हैं या समझ जाते हैं कि बेसिकली ये साउंड किस इंस्ट्रूमेंट की है, गिटार की है या ड्रम की है, कब कि जब हम कमरे से बाहर हो तब भी हम उस आवाज़ को साउंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं आसानी से। तो ये जो डिफरेंट है ये क्वालिटी, ये चीज़ कहलाता है क्वालिटी के अंदर, और ये जो बेसिकली बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड के अंदर। कल हमने बात की थी कि किस तरह जो है वो साउंड को जो है हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कहीं लाउडनेस साउंड होती है, कहीं बारीक साउंड होती है। लिहाजा अगर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं किसी एक शख्स के दरमियान तो बहुत ही तहम्मुल के साथ बात कर रहे होते हैं, उस वक्त लाउडनेस हमारी जो है वो डिक्कन होती है। लेकिन अगर हम एड्रेस कर रहे होते हैं बहुत सारे मजमा के दरमियान और जहाँ बहुत सारे लोग हों तो डेफिनेटली वहाँ हमारी लाउडनेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से लाउडनेस में चेंजिंग आ रही है। फिर मैंने आपको कुछ सूरत हाल बताई थी कि किस तरह अगर एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो उस सूरत में लाउडनेस में क्या असर होता है। इसी तरह फिर हमने आपको बताया कि अगर जो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो स्मॉल हो, छोटी हो, या एरिया ऑफ दिस वाइब्रेटिंग बॉडी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उससे लाउडनेस में क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह हमने कहा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी से हम ज़्यादा दूर हों या उसके करीब हों तो बहरहाल लाउडनेस ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस आता है। तो ये डिस्कशन हमने किया था, और पिच और क्वालिटी की बात भी हमने की, और ये सारे जो है कॉन्सेप्ट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउडनेस के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इको की, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन जिसको हम इको भी कह सकते हैं। देखिए इको का मतलब ये होता है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं या अगर कोई हॉल नुमा कमरा है, अगर हम वहाँ आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है हमारी साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में ज़ाहिर सी बात है मूव करती है, और वो जो है
किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर यानी रुकावट या सब चीज से टकराकर वापस बाउंस बैक होती है तो हमें क्या होता है, हमें जो है उस सूरत में इको जो है वो सुनाई देती है। लिहाजा याद रखिएगा कि इको हमेशा रिफ्लेक्शंस के जरिए होती है, और रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं कि जब कोई भी रेस या वेव्स किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर बाउंस बैक हो, वापस आ जाए, तो उस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसी तरह साउंड भी जो है वो किसी हॉल के अंदर जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड वेव्स की सूरत में मूव करती है, और वेव्स की सूरत में मूव करती है, और किसी ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो इको जो है हमें महसूस होता है। अब इस मिसाल में कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्स्टिकल है और साउंड जो है वो देखिए इस तरह जो है वो मूव हो रही है, साउंड वेव्स, ठीक है, जिसमें आप देखें कि ये क्या है, ये कंप्रेशन है, ये रियरफेक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है, फिर ये रियरफेक्शन भी आ रहा है। तो आप देखें कि जहाँ ये जो बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स एयर के आपस में कंप्रेस हो गए, तो जब ये साउंड वेव यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो वेव्स की शक्ल में जाती है, तो वेव्स की शक्ल में कंप्रेशन रियरफेक्शन के फॉर्म में जब यहाँ आती है तो इस ऑब्स्टेकल से टकराती है। इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद देखिए वो वापस बाउंस बैक होती है, ठीक है जी, वो वापस आ रही होती है। तो ये फिनोमेना जो होता है बेसिकली इको फॉर्म करता है कि जब साउंड वेव किसी भी ऑब्स्टिकल से या किसी भी जो है वो सब चीज से टकराकर वापस आती है, सॉलिड चीज से टकराकर वापस आती है, तो बेसिकली वो इको प्रोड्यूस करती है। अब याद रखिएगा कि इसमें जो ऑब्स्टिकल है इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, ये रफ सरफेस भी हो सकती है और शाइनी सरफेस भी हो सकती है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं कि इको प्रोड्यूस हो रहा है साउंड के साथ। अच्छा, अगर हम उसी कमरे में अगर मिसाल के तौर पर कोई सॉफ्ट चीज लगा देते हैं दीवारों पे, या हम पर्दा लगा देते हैं चारों तरफ से, और उसके बाद अगर हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो याद रखिएगा उस सूरत में इको जो है वो महसूस नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब साउंड वेव जब मूव करती है और जब जाकर मिसाल के तौर पर सॉफ्ट पार्टिकल्स के साथ या पर्दे के साथ जब वो अट्रैक्ट कर रही होती है उसके साथ, तो क्या होगा, साउंड वेव जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो पर्दा जो है या वो सॉफ्ट पार्टिकल जो है वो उसको साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जस्ट कर लेता है, लिहाजा इको जो है उस सूरत में फिर हमें सुनाई नहीं देती। लिहाजा अगर हम इको को कम करना चाहें तो इसका तरीका यही होता है कि सॉफ्ट मटेरियल यूज करें, या हम अपने घरों में जो है वो चारों तरफ दीवारों पे पर्दा यूज करें, तो डेफिनेटली वो इको जो है वो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो साउंड वेव्स को जो पर्दा और सॉफ्ट मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर हमारे पास हॉलनुमा कमरा है जहाँ ये दोनों मटेरियल मौजूद ना हो और अगर हम वहाँ साउंड प्रोड्यूस करें, तो डेफिनेटली क्या होगा कि साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में जो है वो मूव करेगा, ऑब्स्टिकल से टकराएगा यानी दीवार से टकराएगा, वापस बाउंस बैक होगा, तो हमें इको की जो है वो सुनाई देती है। तो याद रखिएगा। अच्छा, अब इसी तरह बैट्स की अगर बात करें जिसको हम कहते हैं चमगादड़, वो भी याद रखिएगा कि अपने शिकार को जो है ना इसी तरह इको की मदद से जो है वो पकड़ सकता है या कैच करता है। किस तरह कि मिसाल के तौर पर जब वो इको प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ना वो वेव बहुत ज्यादा हाई होती है। ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है ये आगे बताएंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा कि जब बैट जब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है कि वो जब जाता है आगे की जानिब, तो जब आगे चंद फासले पर कुछ डिस्टेंस पर अगर उसका शिकार मौजूद होता है तो वो साउंड जो है या वेव्स की सूरत में उससे टकराता है और बाउंस बैक होता है, वापस आता है। तो वो बैट जो है उसको अंदाजा होता है कि बेसिकली जो शिकार है जिसके शिकारी जिसको उसने शिकार करना चाह रहा है बेसिकली वो कितने दूर है या कितना उसके करीब है, तो इससे उसको आसानी हो जाती है। इसी तरह याद रखिएगा कि हम ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर बोट है कोई दरिया में मूव कर रहा है तो हम उसके जरिए से जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ज़मीन के अंदर या सी पैड पे, वहाँ से जब वो वापस आती है तो हम उस सूरत में भी कह सकते हैं कि बेसिकली जो है वो कितना जो है वो गहरा वो डेप्थ जो है वो उस रिवर की मौजूद है। तो बेसिकली क्या होता है, इको सिर्फ कहता है रिफ्लेक्शन कि वेव्स जो है साउंड वेव जो है जब किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो टकराने के बाद वापस आती है तो उस फिनोमेना को कहते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब आइए अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात कर लेते हैं या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, देखिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है। देखिए याद रखिएगा कि हमारी ह्यूमन एयर जो है जो हम कानों से सुनते हैं
ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड को जो है वो सुन सकते हैं, लेकिन इसका एक मखसूस रेंज होता है। याद रखिएगा कि ह्यूमन एयर जो होता है, याद रखिएगा कि वो लेस देन 20 हर्ट्ज की आवाज़ वो नहीं सुन सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मोर देन 20 हर्ट्ज की आवाज़ जो है वो सुन सकता है। तो हम बेहतर ये है कि इस तरह शो करते थे कि ह्यूमन एयर जो है वो मोर, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी जो कह रहे हैं, जो कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर कोई साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज है या ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज है, तो उसकी आवाज़ जो है हमारे कानों में आसानी से सुनाई देगी। अच्छा, इसका अब तो ये मिनिमम रेंज बता रहा है ना, ये मिनिमम रेंज ये है, तो मैक्सिमम क्या होगा? तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम ये होगा कि 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से कम ह्यूमन एयर, अगर हमारी साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से कम है तो वो हम सुन सकते हैं। अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाए साउंड की फ्रीक्वेंसी तो फिर हम उस साउंड को नहीं सुन सकते। याद रखिए, फिर वो क्या कहलाता है? फिर वो अल्ट्रासाउंड कहलाता है, उसको एक अलग टॉपिक है। लिहाजा ये एक रेंज है जो बेसिकली बता रहा है कि किस रेंज के साउंड को आप आसानी से सुन सकते हैं, कि मोर देन 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को और लेस देन 20,000 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं। याद रखिएगा कि अब अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी अपने ही मेन पोजीशन पे लेफ्ट राइट मूव करता है, तो उसकी हम साउंड सुनाई नहीं देती उसकी, हालांकि वो मूव तो कर रहा है, एयर पार्टिकल भी मौजूद है, साउंड तो कोई होगा। क्यों? इस वजह से उसकी साउंड हमें सुनाई नहीं देती, जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 होती है, तो लिहाजा हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। इसी तरह डॉल्फिन भी आवाज़ फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है, उसके साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। लिहाजा इसको क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उस किस्म के जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो है। तो जब ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो हो तो हम उसको नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी को भी हम नहीं सुन सकते। तो लिहाजा ये हमारे पास एक रेंज है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस नॉर्मल जो ह्यूमन है वो इस रेंज को फॉलो करता है। लिहाजा इसमें ये भी देख लें कि फिजिकल कंडीशन भी होती है कि जैसे जैसे जो है वो इंसान जो है वो ओल्ड एज की तरफ चला जाता है तो उसकी जो सुनने की जो सलाहियत है वो कम होती चली जाती है। लिहाजा एक ये फैक्टर भी है ओल्ड एज फैक्टर में इसके अंदर जो है वो होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो सुनने की सलाहियत होती है वो कम होती है, चूँकि एज के साथ उनके अंदर जो है वो जो एयर्स की जो फंक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो नहीं सुन सकते ज़्यादा। इसी तरह बच्चे जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हेवी होती है कि वो आसानी से उसको सुन सकते हैं, 20 या 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को वो आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाता है। अब आइए दूसरे टॉपिक की तरफ। हेलो, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद अगर हम बात करते हैं जी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। देखिए, अल्ट्रासाउंड की बात करें तो याद रखिए अल्ट्रासाउंड की जो रेंज होती है वो हमेशा मोर देन 20,000 होती है फ्रीक्वेंसी की, इतनी हर्ट्ज की। तो याद रखिएगा कोई ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज की हो तो फिर वो साउंड जो है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। तो लिहाजा उस साउंड को भी जाहिर सी बात है ह्यूमन एयर जो है वो सुनने से कासिर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो लिहाजा तो ऐसी फ्रीक्वेंसी की साउंड जो मोर देन 20,000 की हो, लिहाजा वो साउंड जो है उस साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। इसकी एप्लीकेशन बहुत डिफरेंट जगह पर होती है, लिहाजा अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है मुख्तलिफ जगह साइंस की फील्ड में भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है इंसान के ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि हम अगर चेक करना चाहें तो बात वक्त इंसान को इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए कहा जाता है कि उसको अल्ट्रासाउंड कराएं। चूँकि अल्ट्रासाउंड जो होती है वो बहुत पेनिट्रेटिंग होती है, लिहाजा वो इंसान को जो फ्लैश है उससे भी गुजर जाती है और बोन्स में जाकर या किसी और पार्टिकल्स पे पहुंचती है, ऑर्गन पे पहुंचती है और उसकी जो है वो इमेज जो है वो स्क्रीन पर शो कर देती है। इस तरह हम डायग्नोज करते हैं जो भी अगर ह्यूमन बॉडी
बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ ना सिर्फ डायग्नोस करती है बल्कि ये ट्रीटमेंट भी करती है। इसी तरह देखिए ब्लड क्लॉट, यानी अगर खून के गुजरने के दौरान अगर खून जो है वो जम जाता है, ब्लड जम जाता है, तो उसको भी बहरहाल क्लियर करने के लिए अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम गले की कोई खराबी हो, जिसको हम तो कहते हैं थायराइड जो है ग्लैंड, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बेसिकली वो भी अल्ट्रासाउंड के जरिए से जो है वो आसानी से हम इसको लुक आफ्टर करते हैं, देख सकते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल से अगर हटकर हम बात करें तो देखिए जो हमारे पास शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी जहाज होती हैं, उसके अंदर इंजन्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते फौरी तौर पर। लिहाजा क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल्स के अंदर कोई डिफेक्टिव पैदा होता है तो हम फौरी अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि आया शिप्स के अंदर या जहाज के अंदर किस बॉडी के अंदर जो है वो क्या चीज़ क्रैक हो गया है कि उसको हम आसानी से रिबिल्ड कर सकें या तैयार कर सकें। इसी तरह हम अल्ट्रासाउंड की मदद से ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शिप्स है या कोई बोट है वो दरिया में है या समुद्र में है तो उसकी गहराई भी आसानी से आप जो है वो पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, उसकी गहराई को आसानी से पैमाइश कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि ये हमारे पास शिप्स है और ये जो है वो दरिया है और ये जो है वो सी पैड है, तो अब अल्ट्रासाउंड वेव जब नीचे की तरफ आता है, याद रखिएगा, तो जब ये नीचे की तरफ आता है तो बाउंस बैक ऊपर की तरफ वापस जाता है। तो यहाँ एक डिवाइस होता है जो उसको चेक करता है और देखता है कि कितना सेकंड लिया। मिसाल के तौर पर अल्ट्रासाउंड वेव जब यहाँ से आता है, सी बेड से टकराने के बाद वापस आता है, तो डिवाइस बताता है कि ये वेव जो है, ये साउंड जो है वो 2 सेकंड लेता है। तो इसका मतलब टी अगर हम कहते हैं 2 सेकंड अगर वो लेता है, तो अब हम ये कहेंगे कि भाई इसकी स्पीड कितनी है। याद रखिएगा कि वाटर के अंदर जो वेव साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 1400 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर जो इसकी स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकंड होती है साउंड वेव्स की। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर बात करें तो साउंड वेव की स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है, 1400 मीटर पर सेकंड। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आया ये जो है कितनी गहराई है, तो बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने फार्मूला पढ़ चुका है कि S = VT के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। V का मतलब होता है स्पीड और T का मतलब होता है टाइम। तो टाइम कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2800 मीटर। तो देखा आपने 2800, देखेंगे 2800 मीटर जो है ना, ये ऐसा नहीं है, मतलब ये यहाँ से जब यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये एक जगह नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, टोटल डिस्टेंस बात कर रहे हैं 2800 मीटर। लिहाजा हम तो इसकी डेप्थ की बात करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वन साइडेड। तो जब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1400 मीटर। तो यहाँ से इसका मतलब पता चल जाएगा कि 1400 मीटर इसकी डेप्थ है। तो देखा आपने, अल्ट्रासाउंड की मदद से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी समुद्र या दरिया की डेप्थ को, और इसको कहते हैं सोनार, SONAR। ठीक है, ये होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, लिहाजा इसको लिखते हैं साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इस प्रोसीजर से हम आसानी से डेप्थ मालूम कर सकते हैं कि कितना जो है किसी समुद्र की डेप्थ है, और ये कैलकुलेट कराता है सोनार। तो देखा आपने कि अल्ट्रासाउंड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुख्तलिफ जो है वो साइंस के फील्ड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, समुद्र या दरियाओं की डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह हम जो है वो शिप्स या एयर्स के अंदर या बहुत बड़े बड़े मशीन होती है जिसके अंदर क्रैक या डिफेक्टिव होता है, जो पैदा हो जाता है, तो बहरहाल उसके अंदर भी हम उसको डिफेक्टिव को आसानी से अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है वो हाईलाइट करते हैं और फिर उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का मतलब होती है। ओके।